सभी लोगों को गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है? आई होप सो। यस और मैं कोशिश करूँगा जो आज का डिस्कशन है उसको हिंदी में रखें, ताकि सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए जो आज का डिस्कशन हो, वो मीनिंगफुल रहे और वो घर पे कोई ना कोई टेक अवे ज़रूर लेके जाएँ। ओके? तो डिस्कशन हम बहुत जनरल रखेंगे, किसी भी इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। और कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं, कुछ क्वेश्चंस तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं, उनको भी हम एड्रेस करेंगे। और सेशन के बाद में यदि आप लोगों के पास अपने कोई क्वेश्चंस रह जाएँ या ड्यूरिंग द सेशन अगर कोई क्वेश्चन आपका बने, तो उसको आप लास्ट के लिए बचा के रखिएगा। लास्ट में हम एक ओपन हाउस सेशन करेंगे, जिसमें कि हम सभी लोगों को अनम्यूट कर देंगे, तो आप लोग बारी-बारी से अपने सवाल पूछिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवालों के जवाब उचित तरीके से दे पाएँ। ठीक है? तो बिना किसी देरी करे आज का हम सेशन शुरू करते हैं, ध्यान से फॉलो करिएगा। अगर आप 50% भी सेशन में अपना ध्यान से सुनेंगे, तो मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि आपकी जनरल वेल बीइंग में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा और आप अपनी जो दाँतों में होने वाली समस्याएँ हैं, उनको शुरू-शुरू में पकड़ लेंगे। बिकॉज़ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब तक हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो ऑलरेडी कंडीशन बिगड़ चुकी होती है क्योंकि उन्हें अवेयरनेस ही नहीं होती। तो आज की डेट में अगर हम थोड़ा-सा भी अवेयरनेस या हम लक्षण अगर समझ पाएँ कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बड़ी होने से पहले ही सॉल्व हो जाएँ। ठीक है? तो आइए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ओरल हेल्थ इम्पोर्टेंट बट इग्नोर्ड। अगर आप ध्यान दें तो इस स्लाइड में एक ओल्ड पर्सन का हैंड है और एक छोटे बच्चे का हाथ है। माने कहने का अर्थ ये है कि ओरल हेल्थ जो है वो जन्म लेने के साथ ही शुरू हो जाती है और मरते दम तक आपके साथ रहती है। यानी अगर आपका मुंह स्वस्थ है तो आपका लाइफस्टाइल जो है वो पहले से बेहतर रहेगा और आपकी सारी जो लाइफ है वो च्यूइंग के ऊपर डिपेंडेंट है, नरिशमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पीकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लुक्स पे डिपेंडेंट है। तो इन सब चीज़ों का जो मिश्रण है, वो आपके ओरल हेल्थ से आता है, लेकिन क्योंकि हमें इसके बारे में मालूम नहीं है, तो ये अक्सर इग्नोर्ड हो जाती है, जिनकी हम भ्रांतियों को आगे डिस्कस करेंगे। यस। तो जहाँ तक हमारा सेंटर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट है, हमारे कई क्लिनिक्स हैं और हम उन्हीं क्लिनिक्स में हमेशा ये फ़ोकस करते हैं कि आप लोगों को प्रॉपरली अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि समय आने पर आप उस शिक्षा को इस्तेमाल कर पाएँ और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है और आगे भी रहेगा। आइए, अब सीधे मुद्दे की बात पे बात करते हैं कि हमारे लिए बेसिकली जो माउथ है वो इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? किस वजह से हम माउथ की इतनी बातें करते हैं? तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो माउथ है वो आपका एक फेस का पूरा हिस्सा है। अगर हम एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ आप साथ-साथ अगर मेरे साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आँखों के जो ये कोना है और इससे जो माथे का हिस्सा है, इस हिस्से को अगर आप उठाएँगे और उसके बाद इसको नीचे लाएँगे, तो आप ये देखेंगे कि ये बराबर है। और उसके बाद नाक के कोने से लेके अगर आप इसको ये नीचे लेके आएँगे, तो ये ऑटोमैटिकली ठोड़ी पे देख सकते हैं आप कि मेरा हाथ अपने आप जाके फिट हो गया है, मैंने कुछ नहीं करा। माने कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो चेहरा है वो 3 बराबर हिस्सों में बँटा हुआ है, जिसमें कि हमारा ओरल कैविटी जो है, वो फेस की लंबाई में 1/3 का कंट्रीब्यूशन करता है। तो अगर किसी भी कारण से ये जो अगर हिस्सा हमारा डेवलपमेंट से रह गया, तो इसके साथ-साथ इसका असर मिडल 1/3 और अपर 1/3 पे भी पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं जो ब्यूटीशियंस के पास जाते हैं फेशियल कराने के लिए या दाँत निकलवा दो, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। किसी भी कारण से अगर आपका वर्टिकल डायमेंशन माने ये जो आपकी लेंथ है अगर ये घटती चली जाएगी, तो यहाँ पे जितनी भी मांसपेशियाँ हैं, इन सब पे इनका असर पड़ेगा और चेहरे में झुर्रियों का पड़ना, माथे पे बल पड़ना, ये पूरे फिल्ट्रम अंदर हो जाना, ये सब डेवलपमेंट हो जो है खराब हो जाए। तो फेस का जो डेवलपमेंट है उसमें हमारा जो डेंटिशन है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और इसके अलावा फंक्शन, फंक्शन में हम क्या समझते हैं कि दाँतों का रोल केवल खाना चबाने के लिए है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हाइट है, इस हाइट की वजह से हमारे पूरे फेस की सिमेट्री बनी रहती है। तो अगर ये हाइट हमारी गिर जाएगी तो पूरा फेस ही खराब हो जाएगा। पहला तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि दाँतों की वजह से आप च्यू कर पाते हो और च्यू करने की वजह से आपको नरिशमेंट मिलता है। तो जब भी कभी डेंटल इश्यूज़ आएँगे आपको, तो आपका नरिशमेंट ऑटोमैटिकली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। जो कुछ लोग बोलते हैं ना खाना खाते वक़्त कि मुझे स्वाद नहीं आ रहा, स्वाद नहीं आ रहा, क्योंकि स्वाद का जो रिसेप्टर होता है, उसको टेस्ट बड कहते हैं और वो जीभ के ऊपर लगा हुआ होता है। और दाँत और जीभ का बिल्कुल चोली-दामन का साथ होता है। अगर दाँत नहीं होंगे, तो टंग जो है अपने टंग रिसेप्टर लूज़ कर देती है, तो खाने में स्वाद आना ही बंद हो जाएगा। इसके अलावा
कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जो कि आप अपने-अपने स्क्रीन पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि त, जैसे कि ल, जैसे कि प, जैसे कि फ। अगर आप ये सारे अक्षर मेरे साथ-साथ बोल रहे होंगे, तो आप ये देखेंगे कि इन अक्षरों का जो फॉर्मेशन है, उसमें कहीं पे होंठ यूज़ होता है, कहीं पे दाँत यूज़ होता है, कहीं पे तालु यूज़ होता है और कहीं पे केवल जीभ का इस्तेमाल होता है। तो इन सब को जो कुछ बच्चे तुतलाते हैं, कुछ बच्चे हकलाते हैं, उनकी प्रॉब्लम का एक कारण उनकी जीभ का खुला होना भी नहीं होता। एक प्रॉब्लम होती है जिसको कि बोलते हैं टंग टाई। एंकाइलोग्लॉसिया मेडिकल भाषा में कहते हैं, जिसमें जो जीभ होती है, ये ऊपर ही नहीं उठती और जब ऊपर नहीं उठती है, तो जैसा हमने बोला कि त, ल, ह, ये वाले अक्षर हम बोल ही नहीं पाएँगे। तो बच्चा क्या करेगा? तुतलाना शुरू कर देगा, स्टैमर हकलाना शुरू कर देगा और एक बार जब ये चीज़ें सेट इन कर जाती हैं, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ साथ में जुड़ जाते हैं, जिससे कि धीरे-धीरे, धीरे करके ये प्रॉब्लम जो है, ये और प्रगाढ़ होती चली जाती है और बच्चा फिर परमानेंट स्टैमरर या परमानेंट लिस्पिंग की प्रॉब्लम से फिर ग्रसित हो जाता है। अगर टंग टाई की प्रॉब्लम रहती है तो कुछ नहीं करना होता, एक छोटी-सी सर्जरी होती है और उसके बाद उसका रिहैब होता है, जिसकी वजह से पेशेंट फिर आराम से बातचीत कर सकता है। कई बार क्या होता है छोटे बच्चों को बॉटल्स फीडिंग की हम लोग हैबिट कराते हैं क्योंकि जो नए-नए पेरेंट्स होते हैं, उनको बच्चों को कैसे डील करना है मालूम नहीं होता। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबकी बातें सुन ली और दूध की बॉटल अगर बच्चा मुँह में लगाए-लगाए घूम रहा है तो कोई बात नहीं या दूध में हम लोग चीनी मिला के दे देते हैं अक्सर कि भई मीठा दूध होगा तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से पिएगा। तो ये जो हैबिट्स की जो प्रॉब्लम है जिसमें बॉटल फीडिंग हो गया, टंग थ्रस्टिंग हो गया, थंब सकिंग हो गया, ये भी हमारे डेंटिशन को बहुत ही सीवियरली अफेक्ट कर सकती है, हमारे फंक्शंस को खराब कर सकती है। ना केवल ये, कुछ बच्चे होते हैं जो मुँह खोल के सोते हैं। रात में ना अगर आप उनको सोते-सोते देखोगे तो इतना बड़ा मुँह खोल के सोते हैं। ठीक है? जो लोग स्नोरिंग करते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। तो जब आप मुँह खोल के सोते हो, तो मुँह से साँस लेने लगते हो जिसकी वजह से ये अपर फेरिंक्स जितना होता है ये सूख जाता है। जिसकी वजह से क्योंकि सूख जब जाती है चीज़ें तो एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है, डकारों की प्रॉब्लम आती है और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब अगर मुँह खोल के सो भी रहे हैं तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? वो इसलिए आ सकती है क्योंकि नाक का जो अगला हिस्सा होता है, यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड करके एक गैस बनती है, जो कि हम साँस लेने पर साथ-साथ रिलीज़ करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि मुँह से साँस लो, नाक से साँस लो। नाक से साँस लेने से यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है, ये पूरी धमनियों को खोल देती है, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और आपको शांति का अनुभव होता है। तो जो बच्चे मुँह से साँस लेते हैं, ऑब्वियसली उनके लिए नेगेटिव हो गया, तो वो चिड़चिड़े रहते हैं। चिड़चिड़े रहते हैं, बात-बात पे गुस्सा आ जाता है, उत्पात मचाते रहते हैं और तो और क्योंकि वो एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड का उल्टा क्या हो गया, काम का उल्टा क्या हो गया, एंग्ज़ायटी। तो ऐसे बच्चे एंग्ज़ियस होते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाएँगे, बहुत जल्दी परेशानी हो जाएगी। तो माउथ ब्रीथिंग की हैबिट भी अगर डेवलप हो जाएगी, तो भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो साइकोलॉजिकल लेवल पर आ रही हैं, वो सब आनी शुरू हो जाती है और हम क्या सोचते हैं, दाँत का काम तो केवल चबाने के लिए होता है। ठीक है? और एक बार जब बच्चा एंग्ज़ियस हो गया ना, एक बार अगर बच्चे के अंदर एंग्ज़ायटी का इश्यू आ गया, तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो उसके साथ ज़िंदगी जुड़ा रहेगा, कितना भी आप अटेम्प्ट कर लो, बच्चा एंग्ज़ायटी से बाहर कभी नहीं आता। इसके लिए हमें प्रॉपर ब्रीथिंग और प्रॉपर नेज़ोफैरिंजियल सिस्टम ये नाक है और ये हमारा ओरल सिस्टम है। इन दोनों का आपस में जुड़ाव है। इसीलिए जो बहुत सारी दाँतों की प्रॉब्लम होती हैं, वो लोग ईएनटी के पास पहुँच जाते हैं दिखाने के लिए और जो ईएनटी की प्रॉब्लम होती है, वो अक्सर वो डेंटिस्ट के पास आ जाते हैं दिखाने के लिए क्योंकि आँख, कान, नाक, गला ये सब आपस में जुड़ा होता है और क्योंकि गला आ गया तो ऑटोमैटिकली मुँह जुड़ गया। तो इसीलिए ईएनटी और डेंटिस्ट जो हैं ये काफ़ी क्लोज़ली काम करते हैं। फ़र्क क्या होता है कि डेंटिस्ट का जो काम होता है वो ज़्यादातर सर्जिकल वर्क होता है। आप बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं बोलते हैं कि डॉक्टर साहब दवाएँ लिख दीजिए, दवाओं से ठीक हो जाएगा। नहीं संभव है क्योंकि जो मुँह की संरचना है वो बहुत विशेष संरचना है। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसे? देखिए, मुँह के अंदर एक तो मांसपेशी पड़ी हुई है, मसल। मसल कौन-सी है? आपकी जीभ। यहीं पे आपकी ऊपर की खाल है, जो कि होंठ के आस-पास का सारा मसल है, ठीक है? और ये जो आपका होंठ है, इसकी एक स्पेशल एपिथेलियम है, जिसकी होंठ की एपिथेलियम है। और बिल्कुल अंदर का जितना भी म्यूकोज़ा है, सारा मुँह में खुला पड़ा है। उसके अलावा ये सारा एरिया लगातार सलाइवरी ग्लैंड से जो है ढका हुआ है, जिसके अंदर लगातार पानी बनता रहता है। और यहाँ पर हमारे लिम्फ नोड होते हैं, जो कि मुँह से आने वाले सारे इन्फेक्शन को रोकते रहते हैं। तो मुझे शरीर की कोई ऐसी संरचना मुझे और बताइए, जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें खुली पड़ी हुई हों। मसल भी खुली पड़ी हुई है, दाँत भी खुले पड़े हुए हैं, सलाइवरी ग्लैंड भी हैं, 3-3 तरीके की खाल पड़ी हुई है। ऐसी कोई भी जगह पूरे शरीर में नहीं है। इसीलिए मुँह बेहद विशेष है।
जो हमारी बॉडी होती है उसके जितने भी एक्सटीरियर ओपनिंग्स हैं, एक्सटीरियर ओपनिंग का मतलब जो भी चीजें बाहर एटमॉस्फेयर से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हमारी आंख हो गया, जैसे हमारा कान हो गया, जैसे हमारा मुंह हो गया, जैसे हमारी नाभि हो गई, जैसे पोस्टीरियर सर्विसेज हो गए, ये सभी एटमॉस्फेयर में जो खुलते हैं, तो इनसे बचने के लिए शरीर ने इनके साथ मैकेनिज्म बनाए हुए हैं। वो मैकेनिज्म क्या है? या तो पानी, पानी कैसे? अगर आंख में क्या है, टीयर की फॉर्म में जो है पानी आता है। ठीक है, स्किन के ऊपर क्या है, लगातार ऑयली सरफेस बनता है जिसको सीबम कहते हैं। ठीक है, नाभि में ऑयली सिक्रीशंस होते हैं। जो कान है इसके अंदर वैक्स बनता है। तो कोई भी ऐसा सरफेस जो कि एटमॉस्फेयर से लगातार डील करता है, उसकी प्रोटेक्शन की जाती है। इसी तरीके से मुंह के अंदर भी प्रोटेक्शन के लिए सलाइवा है और एक बहुत ही विशेष जगह है जहां का टाइमली मैनेजमेंट, हम गाड़ी का मैनेजमेंट करते हैं, हम घर के झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो माउथ का अगर आप टाइमली मैनेजमेंट करेंगे तो नेचर ने ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गन बनाया है कि बीमारी अंदर जा ही नहीं सकती। आपकी जनरल हेल्थ की जो वेलबींग है, वो 90% इन्फेक्शन जो है, वो यहीं पकड़ लिया जाएगा, अंदर तक जाएगा ही नहीं। लेकिन एक बार सिस्टमिक इलनेसेस अगर शरीर में आ गई या हैबिट्स अगर डेवलप कर गई और मुंह का स्वास्थ्य अगर खराब रहने लगा, तो आपकी एसिडिटी का कारण भी आपका मुंह हो सकता है। तो जो बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं, बैड स्मेल का इश्यू है, कैविटी लगने का इश्यू है, इन सब का एक सिंपल सा रीजन उसकी रेगुलर हाइजीन मेंटेनेंस से ही कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके साइकोलॉजिकल फर्क तो मैंने आपको बता ही दिए, जिसके भी बारे में हम अभी और चर्चा करेंगे। बट मैं कोशिश ये करूंगा कि बहुत सारा डिस्कशन ना करूं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में जरूर उसको हम एड्रेस करेंगे। आइए, तो आज हम थोड़ा-थोड़ा बेसिक चीज़ें पता करेंगे, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं जिनको बेसिक्स नहीं मालूम होते, तो वो बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ मिसकंसेप्शंस डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छी-अच्छी हैबिट्स जो हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ताकि आप लोग घर पे ही अपनी ट्रीटमेंट्स की को अवॉइड करके एक अच्छा ओरल हेल्थ के बारे में आप लोग डिसाइड कर पाएँ। आइए, तो छोटे बच्चों की जो दाँत आना शुरू करते हैं, वो जन्म से 6 से 7 महीने के आसपास आना शुरू करते हैं। और आम तौर पे जो बच्चे जब रोते हैं, क्योंकि जब भी कहीं इरप्शन होता है, दाँत के उगने को इरप्शन कहते हैं। तो जो मसूड़ा होता है, उसके अंदर से दाँत फाड़ कर ऊपर आता है। तो जब दाँत फाड़ कर ऊपर आता है, तो वो एरिया सूज जाता है और ऐसी स्थिति में बच्चे जो हैं, रोते हैं, तो माँ-बाप क्या कहते हैं, भैया ये पेन किलर दे दिया या ये घुट्टी दे दो, वो घुट्टी दे दो। छोटे-छोटे उपाय ढूँढने की कोशिश करते हैं कि बच्चा रोए ना। देखिए, इन्फ्लेमेशन जब भी होता है, अगर बच्चे को हम ठंडा टीथर दे दें, मार्केट में बहुत सारे टीथर आते हैं जो कि बीपीए फ्री होते हैं। बीपीए फ्री, ये वो केमिकल है जो कि मुँह में डालने पे नुकसान नहीं करेगा, तो ये वाला केमिकल उनमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीपीए जो है इसके कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स होते हैं। तो जब भी कभी टीथर लें कोई भी, तो उसमें बीपीए फ्री होना चाहिए और उसको फ्रिज में रख के ठंडा करके यदि बच्चे को खेलने के लिए दे देंगे आप, तो उसकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, उसके दाँत आराम से निकल आएँगे और वो रोएगा नहीं, उसके बाद उसको परेशानियाँ नहीं होंगी। और ये कब तक आते रहते हैं? तो जो दूध के दाँत होते हैं, वो सबसे पहले आगे के आते हैं, ल इंसाइज़र बोलते हैं इन दाँतों को, और यहाँ से लेके 2.5 साल की उम्र तक सारे दाँत आ जाते हैं। कितने दाँत होते हैं बच्चे के मुँह में? बच्चे के मुँह में 20 दाँत होते हैं, जिन्हें मिल्क टूथ कहते हैं, क्योंकि ये इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो मिल्क के साथ होता है। इसीलिए इनको मिल्क टूथ कहते हैं, प्राइमरी डेंटिशन भी कहते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं, वो इसकी इम्पोर्टेंस को समझते नहीं। देखिए, जो दूध का दाँत होता है, वो छोटे बच्चे के लिए है। छोटा बच्चे का मतलब क्या है कि छोटा जबड़ा है, तो छोटे जबड़े की फ़ोर्सेस ज़्यादा नहीं होती। उस जगह के हिसाब से शरीर में दूध के दाँत दिए जाते हैं। लेकिन जब बच्चा धीरे-धीरे करके बड़ा होता है, तो चेहरे का आकार भी बड़ा होता है और चेहरे के आकार के साथ-साथ जो जबड़े होते हैं, ऊपर के और नीचे के, ये बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। माने अगर हम साइड से देखें, तो ये जो मैक्सिला है, ये बाहर की तरफ ग्रो करेगा और जो मैंडिबल है, वो नीचे की तरफ ग्रो करेगा। तो जब ऐसे ग्रोथ होती है, तो बच्चे का चेहरा बाहर की तरफ और चौड़ाई में फैलता है, तो दाँत लगाने की जगह ज़्यादा मिल जाती है। इसीलिए एक-एक करके दूध के दाँत गिरते चले जाते हैं और उनकी जगह पक्के दाँत लेते हैं, क्योंकि बड़े जबड़े को हैंडल करना छोटे दूध के दाँतों के बस की बात नहीं है। क्योंकि जब बड़ा जबड़ा चलेगा तो फ़ोर्स ज़्यादा आएगी, छोटी मूसल और बड़ी मूसल। तो जब बड़ी मूसल चलेगी तो उनकी फ़ोर्सेस ज़्यादा लगती हैं। इसके लिए बच्चे के दाँत को हटा के कुदरत ने एक परमानेंट डेंटिशन बनाया, जो कि 6 या 7 साल की उम्र पर आना शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे करके वो बदलता चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि छोटे बच्चे के जब दाँत आ जाते हैं, तो फिर उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। क्योंकि छोटे बच्चे की तो हाइजीन को कोई लोग डिस्काउंट कर देते हैं, पूरे दिन चिप्स खाते रहो, चॉकलेट खाते रहो, दूध पीते रहो,
इधर-उधर घूमते रहो, तो ये हमें नहीं करना है। आप कैसे मैनेज करेंगे? छोटे बच्चे के साथ जो कि अभी अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता, सिंपल सा केमिस्ट के पास स्टेराइल गॉज पीसेस मिलते हैं, बहुत सस्ते होते हैं और उनको उँगली के पास लपेट दीजिए और गर्म पानी में हल्का-सा डाल के जितनी बार भी बच्चे को आप खाना खिला रहे हैं, आस-पास हल्का-हल्का चला के बच्चे को पानी पीने के लिए दे दीजिए या उसको बोल दीजिए कि अगर वो कुल्ला कर सकता है तो इसे थूक दो। तो जितना डेब्रिस हमारे दाँतों पे इकट्ठा हो रहा है, वो नहीं होगा और बच्चे के दाँत लंबे चलेंगे। दूसरा, बच्चे को अगर दूध की बॉटल बॉटल तो देनी ही नहीं है। दूध की बॉटल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जिससे कि आगे के जो दाँत होते हैं, ये बाहर की तरफ निकल आते हैं और जब बाहर की तरफ दाँत निकल आएँगे तो ये जो होंठ है, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। कोई भी चीज़ अगर मैं ऐसे डालूँगा और ऐसे उठाऊँगा, तो ये होंठ मेरा ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से इस लिप का डेवलपमेंट खत्म हो जाता है और ये हिस्सा खिड़की की तरह बाहर रहने लगेगा और यहाँ से हवा आने-जाने लगेगी और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मुँह से कोई भी हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। तो दूध की बॉटल तो पहली बात देनी ही नहीं है। अगर देनी भी पड़ रही है आपको तो कोशिश कीजिए कि बच्चा उसे लगाए-लगाए मुँह में घूमे ना। आपने अपने सामने दूध पिलाया 5 मिनट अपने सामने और उसके बाद बॉटल उससे ले ली। अगर हो सके तो कटोरी चम्मच से पिलाइए, दूध की बॉटल तो देनी ही नहीं। और जो दूध आप दे रहे हैं उसमें चीनी का प्रयोग भगवान के लिए ना कीजिए, क्योंकि चीनी जो है बच्चे के को फ़ायदा नुकसान ज़्यादा करती है। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं नर्सिंग बॉटल कैरीज़ जो कि आपने अभी भी बॉटल से ही कैविटीज़ हो जाती है, क्योंकि बॉटल के अंदर जो दूध होता है उसमें मिठास भरी हुई है और वो सारे दाँतों पे चिपका रह जाता है। तो बच्चे को तो हाइजीन का आइडिया है नहीं, तो वो सारा खराब हो जाता है और धीरे-धीरे करके बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं कि जिनके सामने के दाँत जो है पूरी तरीके से गिर गए। क्यों? क्योंकि वो दाँत ही धीरे-धीरे करके गलता चला गया। फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर बच्चा 3, साढ़े 3, 4 साल का हो गया है, तो छोटे-छोटे ब्रशेज़ लाइए और उसको खेलने के लिए दे दीजिए। अगर हो सके तो अपने साथ ब्रशिंग कराने की हैबिट डालिए। इस बहाने एक तो आप भी ब्रशिंग करेंगे और आपकी देखा-देखी बच्चे ब्रशिंग करेंगे। 90% पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि बेटा आप कितनी बार ब्रशिंग करते हो? और वो कहते हैं, 1 बार ब्रशिंग करता हूँ। उन सब के माँ-बाप दिन में 1 ही बार ब्रशिंग करेंगे। तो जब माँ-बाप ब्रशिंग नहीं करेंगे, तो बच्चे को कहाँ से ब्रशिंग की आप हैबिट डाल देंगे? जितना ज़रूरी आपके लिए ब्रशिंग करना है, उतना ही ज़रूरी बच्चे के लिए भी ब्रशिंग करना है। और बच्चे को जब आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तभी वो ब्रशिंग शुरू करते हैं। क्योंकि जो आप करेंगे, वही वो करेंगे। आप मोबाइल देखेंगे, बच्चा भी मोबाइल देखेगा। आप ब्रशिंग एक बार करेंगे, बच्चा भी एक बार करेगा। तो ये इसके साथ रोल प्ले कर सकते हैं बच्चों के साथ आप 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम साथ में बोलिए चलो बेटा आओ ब्रशिंग करेंगे और खुद भी करिए, बच्चों को करिए और उसके बाद बोलिए मुझे दिखाओ, कैसे करी है तुमने ब्रशिंग? अपने दाँत बच्चे को दिखाइए और बच्चे को बोलिए अपने दाँत मुझे दिखाओ, तो बच्चों में फिर वो अवेयरनेस एक डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आप बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी मज़ेदार बात कराता हूँ क्योंकि सभी लोगों को डेंटिस्ट से बहुत डर लगता है। क्योंकि सुई लगने का डर, डेंटिस्ट के पास जाएँगे तो बहुत दर्द होगा। इस चक्कर में मैंने कई पेरेंट्स को बोला कि जब वो क्लिनिक में आते हैं तो बोलेंगे, "बेटा सीधे बैठ जाओ नहीं तो डॉक्टर साहब सुई लगा देंगे।" अब आपने बच्चे को क्या समझाया कि सुई पहली बात तो खराब चीज़ है, पनिशमेंट है और अगर आप उत्पात करोगे तो वो पनिशमेंट डॉक्टर देगा, माने देने वाला डॉक्टर अब दुश्मन हो गया तुम्हारा। क्योंकि आपने 2 उसको मैसेज दे दिए, एक तो सुई खराब है और दूसरा अगर सुई खराब है तो उसे लगाने वाला क्या हो गया? पनिश करने वाला व्यक्ति हो गया। तो डॉक्टर फ्रेंड ना होके एनिमी हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं जो हम हँसी-मज़ाक में, खेल-कूद में बच्चों से मज़ाक में कह देते हैं कि सुई लगानी पड़ जाएगी, अंकल सुई लगा देंगे, इसको ना करा करें। साइकोलॉजिकली आप बच्चे को एक खराब मैसेज दे रहे हैं कि हेल्थ केयर के लिए अगर सुई लगानी पड़ रही है, तो वो खराब चीज़ है। हमेशा मैं बच्चों से यही कहता हूँ, वी आर योर फ्रेंड्स। एंड वी आर हियर टू टेक केयर ऑफ योर टीथ। जो आपके दांत में जाके माउस बैठ गया है, जो आपके दांत में जाके बैक्टीरिया बैठ गया है, वो हमारा एनिमी है और हम दोनों मिलके उसको हराएंगे। सो उसको टीम ए टीम बी का फील आता है। अब जब आप टीम बी में पहले ही डॉक्टर को दूसरी तरफ खड़ी कर देंगे तो वो कभी बच्चा कोऑपरेट नहीं करेगा और एज पेरेंट्स आप लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि जब बच्चे को दर्द होता है तो बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि उसे दर्द हो रहा है। उसको तो वो तो खाना नहीं खाएगा। तो मेरा मन नहीं है या आप थाली की प्लेट लेके पीछे-पीछे घूमते रहोगे और बच्चा आपको पूरा घर घुमवा देगा लेकिन खाना नहीं खाएगा। क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको दाँत में दर्द है। या उसको बस वो ऐसा करके बैठ जाएगा या बोलेगा कुछ लग रहा है लेकिन आपको एक तो पहली बात इन्फॉर्मेशन नहीं है और दूसरा क्या है कि अब अगर मान लो आपको पता लग भी गया कि मुँह खोलो अच्छा दिखाओ तो आपने देखा ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट है तो कैविटी लग गई है। चलो डेंटिस्ट के यहाँ चलेंगे, दिखा के लाएँगे, कभी नहीं जाएगा। इसीलिए नहीं जाएगा क्योंकि सारे टाइम तो हमने डरा के रखा है उसको, ठीक है?
तो बच्चों को अगर हो सके तो डॉक्टर के लिए फ्रेंडली एटीट्यूड डेवलप करें। अगर आस-पास का आपका कोई ऐसा डेंटिस्ट है जिसको आप जानते हैं, तो उसे कभी-कभार जस्ट मिलवाने के लिए ले जाएँ। हेलो हाय करने के लिए चले जाएँ कि अंकल से मिलने आए थे। बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं, जीके से बच्चे मेरे पास आते हैं, नोएडा से आते हैं, ग्रेटर नोएडा से आते हैं। तो उनका पर्पज़ आने का सिर्फ़ यही होता है कि सिर्फ़ मेरे से हेलो हाय करने के लिए आते हैं एंड एवरी टाइम दे कम आई गिव देम अ गिफ्ट। कभी पेंसिल दे दिया, कभी स्टिकर दे दिया, कभी कलर्स दे दिए, कभी कुछ दे दिया, ताकि उसका ट्रस्ट बन जाए मेरे ऊपर। और जब मैं उसको मुँह खोलने के लिए बोलूँ तो वो डरे ना। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि दाँतों का जो ट्रीटमेंट है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, केवल दवाओं से कर पाना संभव नहीं है, ये एक इंटरवेंशनिस्ट ब्रांच है। और यहाँ पर बिना इंटरवेंशन के पेशेंट को पूरी तरीके से ठीक कर पाना संभव नहीं होता। इसीलिए ये ट्रस्ट का भी गेम है। डेंटिस्ट और पेशेंट के बीच में अगर ट्रस्ट नहीं रहता, या आपके सर्जन और किसी भी सर्जन या किसी भी फील्ड में अगर आप में और पेशेंट के बीच में ट्रस्ट फैक्टर नहीं होगा, तो पेशेंट कभी नहीं बताएगा। और कमाल की बात क्या है कि आप और फील्ड में अगर चले जाएँगे तो वहाँ पे तो आपको एनेस्थीसिया दिया, आप तो बेहोश। उसके बाद डॉक्टर क्या कर रहा है, सर्जन्स क्या कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मालूम। लेकिन हमारी फील्ड में, दाँतों की फील्ड में तो पेशेंट जगा रहता है। पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन पेशेंट देख तो सब रहा है ना कि ये इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, तो कितनी एंग्ज़ायटी बिल्ड हो जाती है। और उस एंग्ज़ायटी को बिल्ड करने के लिए अगर उसको पहले से वो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वो कितना डर जाएगा। अगर मैं भी हूँगा, मैं भी डर जाऊँगा। तो इसीलिए ये जो डेंटिस्ट फोबिया है, या ट्रीटमेंट फोबिया इसे हम कहते हैं, कि ट्रीटमेंट कराने से डर, क्योंकि डॉक्टर इज़ नॉट ऑन आवर टीम। ये मैसेज जो पहले से आता आया है, ये अब हमें आगे नहीं देना है अपने बच्चों को। अब कॉमन डेंटल डिजीज़ेज़ क्या होती हैं? आम तौर पे बच्चों के केस में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम देखते हैं? तो सबसे मेजर इश्यू ये है कि केरीज़ का होना। और केरीज़ का होना का मैंने 2 बेसिक कारण आपको बता दिए, कि एक तो इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन, दूसरा टाइप ऑफ फूड। अब क्या होता है कि आज मैंने कुछ जो क्वेश्चन्स आप लोगों ने लिख के भेजे हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि आजकल बच्चों के दाँत गिरते क्यों नहीं? जो दूध के दाँत हैं वो गिरते क्यों नहीं है? पक्के दाँत तो आ जाते हैं, लेकिन दूध के दाँत नहीं गिरते, या बच्चों में जो क्राउडिंग की प्रॉब्लम है, दाँत आपस में आड़े-तिरछे हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहा है? ऐसा क्या हो गया है कि अब हमारे दाँत तो ऐसे नहीं निकले थे, लेकिन बच्चों के दाँतों में ये दिक्कत आ रही है। तो इसका वन ऑफ द मेजर रीज़न्स इज़ डाइट का सॉफ्ट हो जाना। हम लोग तो गन्ना भी चबाते थे, हम लोग तो अखरोट भी चबाते थे, हम लोग बादाम भी खाते थे। हम लोगों का जो च्यूइंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। हमने शुरुआत में ये बात करी थी कि छोटा जॉ वर्सेस बड़ा जॉ। तो जब हमारा जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको सब नरम, 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 नरम खाना हम देते रहते हैं। अब कुछ तो इसे इवोल्यूशन का हिस्सा कह लीजिए, क्योंकि मैन जो पहले खाना खाता था वो फॉरेस्ट में खींच के लाता था, लेकिन बाद में जैसे ही आग का आविष्कार हुआ तो नरम-नरम खाना बनना शुरू हो गया। तो ये नरम खाने के चक्कर में क्या हो गया, इसकी एक्सरसाइज़ बंद हो गई। अब आप बोलोगे यार मुँह की कौन-सी एक्सरसाइज़ होती है? जबड़े की कौन-सी एक्सरसाइज़ होती है? तो भैया जबड़े की भी एक्सरसाइज़ होती है। क्योंकि हमारी जो हड्डी होती है, आप जिम जाते हो ना, जब जिम जाते हो तो क्या करते हैं? अपन वेट उठाते हैं। तो जब वेट उठाने से क्या होता है कि हमारी बाइसेप्स बन जाती है। सुबह हम योगा करते हैं, आई एम श्योर स्कूल में भी बहुत सारी फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। तो जितना हम खेलेंगे, कूदेंगे, हमारी बोन्स जो हैं, हमारे स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती हैं। तो जितना वज़न आप दाँतों पे डालोगे, हड्डी भी उतना ही वज़न ऊपर दाँत को रिस्पॉन्ड करेगी। और जब वज़न ही नहीं डालोगे तो नीचे की हड्डी रिस्पॉन्ड कैसे करेगी? तो जब हड्डी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो हड्डी ग्रो करना बंद कर देगी, तो जबड़े हमारे छोटे रह जाएँगे। और जब छोटे जबड़े रह जाएँगे, तो दाँत उनमें फँस जाएँगे, क्योंकि दाँतों को तो जगह चाहिए पर जबड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि हमने कड़ा खाया नहीं। अब जितने भी आजकल के पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को शुगरी फूड्स, सॉफ्ट फूड्स की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, जिससे कि इसका ग्रोथ कम हो जाता है। तो बच्चों को च्यूइंग की हैबिट डालनी बहुत ज़रूरी है। जो सैलेड होते हैं, जो अगर आपको याद हो तो जब हम छोटे हुआ करते थे, हम तो मूली खूब खाते थे। स्कूल से जाते-जाते कभी गाजर ले ली, कभी हमने खीरा ले लिया, कभी कुछ भी ले लिया, तो उसको चबाते-चबाते जाते थे। तो हमारी वर्जिश होती। अभी तो कोई वर्जिश करता ही नहीं है, और बिना हार्ड खाना खाए, बिना जो है उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज़ करे, जॉ की ग्रोथ कभी नहीं आई। तो जब जॉ की ग्रोथ नहीं होगी तो दाँत फँस जाएँगे, और फिर आपको जाके ब्रेसेस उसमें लगवाने ही पड़ेंगे। ठीक है? यही कारण है दूध के दाँत ना गिरने का। क्योंकि दूध के दाँत जब आप उसको प्रॉपर स्टिमुलस जब देंगे, तो अंदर जो जड़ है रूट की, उसको पता लग जाता है कि नीचे से पक्का दाँत आना शुरू हो गया। लेकिन स्टिमुलस के अभाव के अंदर वो ऊपर का दाँत हटता नहीं है, और उसकी जगह दाँत जो आ रहा होता है वो पीछे की तरफ निकल जाएगा या आगे की तरफ निकल जाएगा। और ऐसी कंडीशन में फिर इसको मैल ऑक्लूजन कहेंगे, और फिर से ब्रेसेस या अलाइनर्स लगा के इनको ठीक करना पड़ेगा। तो ये तो हुई खाने से रिलेटेड बात, हाइजीन से रिलेटेड बात, और जो है अब आएँगे बात हम हैलिडोसिस के ऊपर, कि स्मेल क्यों आती है बच्चों के ऊपर।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चों को जो है ब्रशिंग तो सिखाते हैं लेकिन टंग क्लीनिंग नहीं सिखाते। 80% ऑफ द केसेस चाहे बच्चे हों या बड़े हों, आपके जो मुँह से स्मेल आ रही है उसका कारण आपका मुँह ही है। और मुँह के अंदर भी बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि आपकी जीभ है। क्योंकि जीभ और मसूड़ा 2 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर इन्फेक्शन अपनी जगह बनाता है और धीरे-धीरे करके वो सड़ता चला जाता है और फिर आपके मुँह में बैक्टीरिया की हेल्प से वो गैस बननी शुरू होती है, जो कि फिर आपको दिक्कत करती है। सिर्फ 20% केसेज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ और कारण होता है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनकी एसीटोन वाली स्मेल होती है, जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उसकी अलग तरीके की स्मेल होती है, स्टार्वेशन की अलग तरीके की स्मेल होती है, किडनी पेशेंट्स की अलग तरीके की स्मेल होती है। तो उन सब के केसेस में केवल वो 20% केसेस है। 80% केसेस के अंदर हम बच्चों को टंग क्लीनिंग नहीं सिखाते, क्योंकि आपको याद हो एक जिब्बी करके एक इंस्ट्रूमेंट आता था जो कि कॉपर की बनी हुई होती थी। उसका प्रयोग हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि जब भी कभी आप ब्रशिंग करें, साथ के साथ टंग क्लीनिंग भी ज़रूर करें, क्योंकि टंग में ना रफ रफ सरफेसेस होते हैं टेस्ट बड्स की वजह से। तो उन्हीं के अंदर जाके बैक्टीरिया बैठ जाता है और रात में जब थूक भरता है मुँह के अंदर, तो वो बैक्टीरिया स्विम करके दाँतों के पीछे जा जाके अपनी जगह बनाता है और अंदर-अंदर जाके उसके अंदर कैरीज़ को बनाना शुरू करता है, जैसा कि आप एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं, और दाँतों को गलाना शुरू करता है। दाँत जो होते हैं, उनका ऊपर का जो सरफेस होता है, वो पत्थर का बना हुआ होता है। एक तरीके का कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सी एपेटाइट। तो वो हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, लेकिन एसिड के लिए बिल्कुल वीक होता है। आप इसको कितना मर्ज़ी प्रेशर डाल लीजिए, नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे ही एसिड टच करेगा, ये गलना शुरू। तो वो जो ऊपर का पत्थर का सरफेस होता है, वो एक बार अगर चला गया, तो दोबारा कभी नहीं भर सकता। यूट्यूब पे भर-भर के वीडियोज़ हैं कि ये घरेलू नुस्खा कर लो, तो वो दाँत रिपेयर हो जाएगा। ये लौंग का तेल लगा लो, तो वो द दाँत रिपेयर हो जाएगा। नहीं होगा। पत्थर एक बार अगर चला गया, तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसको वहाँ पे टेप ही लगाना पड़ेगा, पट्टी ही करनी पड़ेगी, जिसको कि देसी भाषा में हम फिलिंग या मसाला कहते हैं। क्योंकि वो स्ट्रक्चरल डिफ़ॉर्मिटी है, वो एक गैप बन गया है जिसको कि आप किसी भी घरेलू उपचार से वापस नहीं भर सकते। चूना लगा लीजिए, ये कैल्शियम की गोलियाँ खा लीजिए, ये सब बकवास है, कुछ नहीं होता इससे, ठीक है? तो जहाँ पे जो ट्रीटमेंट होना है, वहाँ पे वही ट्रीटमेंट होगा। इन सब चक्करों में मत पड़िए कि लौंग का तेल वहाँ पे लगा लेंगे तो खाल जल जाएगी। लौंग का तेल लगा लीजिए, लेकिन लौंग का तेल कितना लगाना है? कैसे लगाना है? फिटकरी लगानी है तो कैसे लगानी है? नमक का कुल्ला करना है तो कैसे करना है? जब तक ये पद्धति हमारे पास क्लियर नहीं होगी, किसी भी चीज़ को डायरेक्टली लगा देने से खाल का नुकसान होगा, वो जलेगी और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम अगर छोटी हो, तो वो बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का हमारे को ध्यान रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थंब सकिंग, अंगूठा चूसना, बॉटल को चूसना। जी, बच्चे क्या करते हैं जब कोई दाँत निकलने वाला होता है ना, आप लोग जो क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं वेट करिए, बिल्कुल सेशन के लास्ट में आपके सारे क्वेश्चन्स का हम जवाब देंगे। तो जो जब दाँत कोई ढीला होने वाला होता है ना, तो जीभ से ऐसे पुश करते रहते हैं। तो ये हैबिट अगर आपको बच्चा कोई करता हुआ दिखाई दे, तो उसको रोक दीजिए कि बेटा जीभ से दाँतों को धक्का नहीं देना, नहीं तो जो दाँत होते हैं ये बाहर की तरफ गिर जाएँ। कई बच्चों के केस में क्या होता है कि जो जब वो 7-8 साल के होते हैं, 9 साल के होते हैं, तो दाँतों में गैप आ जाता है, ठीक है? तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं ये लेके कि ये तो सर दाँत तो इनके ठीक-ठाक थे, लेकिन अभी ये पता नहीं क्या हो गया, इसमें ना गैप आने शुरू हो गए। तो ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है, इसको अगली डकलिंग फेज़ कहते हैं, जिससे कि जब पक्के दाँत आना शुरू होते हैं, तो दूध के दाँत थोड़े-से बाहर की तरफ हो जाते हैं। तो जब बाहर की तरफ हो जाते हैं, तो थोड़ा-सा गैप मुँह में भर जाता है, बट वो गैप जो है, वो 1 साल के अंदर धीरे-धीरे कम हो जाता है। ये तकरीबन 18 महीने की प्रक्रिया होती है, जिसके बाद पक्के दाँत आने से वो प्रॉपर जगह वापस पहले की तरह बंद हो जाती है। तो इसको लेके घबराया ना करें कि 7 से 9 साल की उम्र में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, परफेक्टली नॉर्मल, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जैसा मैंने पहले बोला, यही है आपकी थंब सकिंग हो गया, टंग थ्रस्टिंग हो गया। ओपन माउथ तो किसी भी बच्चे को नहीं सोना है। अगर आप ये देख रहे हैं कि मुँह खोल के अगर कोई बच्चा सो रहा है, उसको आपको बहुत सीरियसली लेना है। मुँह खोल के बिल्कुल नहीं सोना है। और अगर बच्चे को कोई नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको भाप करा के सुलाइए ताकि जो है उसकी नेज़ल पैसेज खुला रहे। माउथ ब्रीथिंग का इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर मैं केवल इसी पे बोलने बैठूँ, तो मैं तकरीबन 2 ढाई घंटा बिना थके बोल सकता हूँ। तो कट शॉर्ट करके इम्पोर्टेंट बात यही है कि मुँह खोल के किसी को भी नहीं सोना है और नेज़ल ब्रीथिंग पे ध्यान देना है। करेक्ट मेथड ऑफ ब्रशिंग क्या होता है? एक मॉडिफाइड बास मेथड होता है, बट मैं आपको सिंपल करके बता देता हूँ। आपको टूथब्रश का साइज़ वो सेलेक्ट करना है जो बच्चे के सबसे पीछे वाले दाँत तक पहुँच जाए। बहुत केसेज़ में पेरेंट्स ये करते हैं कि जो ब्रश अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वही ब्रश वो बच्चे को दे देते हैं। ये नहीं करना है।
क्योंकि बड़ा हेड होने की वजह से टूथब्रश के भी कई पार्ट्स होते हैं। हेड होता है, नेक होता है, शैंक होता है। तो लंबा शैंक अगर बच्चे को दे दिया आपने, तो वो हिट करेगा क्योंकि अब जबड़ा वो एक छड़ी बन गई है जो कि अंदर जा के पीटेगी। तो ब्रश का साइज़ इतना होना चाहिए कि तीसरी फिंगर से थोड़ा-सा नीचे बस, और थंब का रेस्ट यहाँ आ जाए। लंबा ब्रश बच्चे को नहीं देना आपको, और छोटा हेड होना चाहिए ताकि पीछे की तरफ वो चला जाए। और दाँत के सभी सरफेस, बाहर वाला सरफेस, अंदर वाला सरफेस और ऊपर वाला सरफेस, ये तीनों सरफेस हमें क्लियर करने हैं। आम तौर पे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ़ सामने-सामने के दाँत साफ करते हैं, पीछे तो ब्रश ही नहीं लगाते। तो हमें एक तो आगे और पीछे दोनों ब्रशेस करवाने हैं, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ब्रशिंग करानी है, और ऊपर का सरफेस जहाँ पे खाना टिकता है, उसको भी साफ करना है ताकि उसमें कोई भी रफनेस ना क्रिएट हो जाए। एक बार दाँत का कोई भी सरफेस अगर रफ हो गया, तो उस पर बैक्टीरिया चिपकेगा, सड़न करेगा और वो दाँत गलेगा ही गलेगा। अगर आप जीभ से अपने दाँतों को घुमाएँगे, अगर 2 सेकंड के लिए एक्टिविटी करेंगे और जीभ से घुमा के देखिए, तो आप महसूस करेंगे कि दाँत एकदम चिकना है। ठीक है? और अगर इसके ऊपर ज़रा-सी भी रफनेस आ गई, कोल्ड ड्रिंक पीने से भी रफनेस आती है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के अंदर एसिड होता है, वीक एसिड होता है। तो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने वाले, ज़्यादा नींबू पानी पीने वाले, ज़्यादा एसिडिक ड्रिंक्स पीने वालों के दाँत जो हैं वो एच हो जाते हैं, उनमें रफनेस आ जाती है। और रफनेस आ जाने से किसी ने वो सवाल पूछा था कि दाँत पीले क्यों पड़ जाते हैं? तो रफनेस आने से क्या होता है, उनके ऊपर बैक्टीरिया बनता है, और वो बैक्टीरिया फिर अपने ऊपर कवच बनाता है कैल्शियम का। जितना भी आप मुँह में खाना-पीना करते हैं, उसमें से कैल्शियम ले लेके वो अपनी पीठ पे जमा करता चला जाता है। तो सबसे अंदर तो बैक्टीरिया बैठा होता है, जो कि दाँत से चिपका है, और उसके ऊपर पहले प्लाक बनेगा, फिर कैलकुलस बनता है। जो सफ़ेद-सफ़ेद आप देखते हैं, वो बेसिकली कैलकुलस होता है, और उसके अंदर जाके बैक्टीरिया चुपचाप जाके छिप जाता है। तो दाँत पीले होने का एक बड़ा कारण इस प्रकार का बैक्टीरिया का चिपकाव, पेलिकल का फॉर्मेशन और उसके ऊपर कैलकुलस का फॉर्मेशन होना भी है, जिसकी वजह से वो धीरे-धीरे करके अंदर ही अंदर हड्डी गलाता चला जाएगा, दाँत गलाता चला जाएगा, और बाय द टाइम आप डॉक्टर के पास पहुँचेंगे, आपका नुकसान हो चुका होगा। ठीक है? तो तीनों सर्फेसेस जो हैं, वो हमें बच्चे को साफ कराना सीखना है, और ड्यूरेशन कितना है? 2 मिनट्स। 2 मिनट्स मॉर्निंग, 2 मिनट्स इवनिंग, और लाइट प्रेशर। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ ब्रश लेंगे और झक, 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 झक लगा रहेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। नहीं करनी, ज़रूरत नहीं है। हमें बिल्कुल प्यार से 2 मिनट गोल, 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 बच्चों के लिए कह रहा हूँ, बड़ों के लिए अलग मेथड है। बच्चों के लिए गोल, 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 धीरे, 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 धीरे करके ब्रशिंग करनी है फॉर 2 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 2 मिनट्स इन द नाइट बिफोर हिटिंग बेड। ब्रश करने के बाद दूध नहीं पीना, ब्रश कर लिया, खत्म। उसके बाद सिर्फ पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं खाना। और साथ के साथ एक छोटी-सी टिप मैं आपको और दे रहा हूँ, बच्चों को जो है फिंगर ब्रशिंग की हैबिट डालिए। कुछ भी खाइए, हाथ धोइए, और एक बार उँगली से सारे दाँत और मसूड़ों की मसाज कर लीजिए, आपके दाँत बहुत लंबे तक चलेंगे। क्योंकि जितना मैकेनिकल डिब्राइडमेंट होता है, वो फिंगर कर देती है, और उसके बाद उसको अच्छे से कुल्ला कर लीजिए। और जैसा मैंने पहले बताया कि टंग क्लीनिंग की इम्पोर्टेंस बहुत है। जैसा मैंने टंग क्लीनर बताया था, च कॉपर का मिले तो कॉपर का, नहीं तो बच्चों के लिए अलग से टी शेप टंग क्लीनर आते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट आजकल तो सब जगह मिलते हैं, वो आप ले सकते हैं और बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। देखिए, ब्रशिंग का ओरल हाइजीन यानी केयर अबाउट योर टीथ इज़ मोर ऑफ एन एटीट्यूड इश्यू। इसमें क्या है कि एक बार आप अगर सजग हो जाएँगे, तो आपके बच्चों में बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ पास हो जाती है। जब मैं बड़े लोग देखता हूँ 65, 70 इयर्स प्लस, जो एल्डरलीज़ अपने दाँतों को लेके बहुत सजग रहते हैं, उनके बच्चों में बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ आ जाती है, और उनके ग्रैंडचिल्ड्रन में फिर ऑलरेडी बाय वो चीज़ डिफ़ॉल्ट आ जाती है। तो ये एटीट्यूड का ओरिएंटेशन ज़्यादा है रादर देन टेक्नीक का इसे। ठीक है? तो आज ब्रशिंग कैसे करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। रूटीन प्रॉब्लम्स क्या कर सकते हैं कि मान ली सबसे पहले सबसे ज़्यादा कॉमन मैंने बताया डेंटल केरीज़ का इश्यू है बच्चों को लेके। तो उसके लिए एक तो ब्रशिंग मैंने बता दिया, हैबिट्स मैंने बता दिया। दूसरा क्या कर सकते हैं, हाँ, एक क्वेश्चन और पूछते हैं लोग कि फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट कितने अच्छे होते हैं, या कोई अच्छा टूथपेस्ट बता दीजिए जिससे कि हमारे जो दाँत हैं वो अच्छे हैं। तो 6 साल से जो बच्चे छोटे हैं, उनके लिए फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट नहीं हो। उनके लिए और भी बहुत सारे बच्चों के लिए पेस्ट आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं बिना फ्लोराइड। 6 साल से ऊपर के बच्चों में जब पक्के दाँत आने शुरू हो जाते हैं, तो फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन-सा पेस्ट लेना है? सिंपल पेस्ट लेना है।
कोई मतलब जो दवाओं वाले पेस्ट होते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ी दवाओं वाले, थोड़ा ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया तो भैया ले आए, सेंसोडाइन लेके आ गए, इमोफॉर्म लेके आ गए, केमिस्ट के पास गए, उसने ये दवाइयां दे दी। तो ठंडा गर्म वाला कोई पेस्ट नहीं करना आपको, क्योंकि ठंडा गर्म वाला अगर आपने पेस्ट करना शुरू कर दिया तो आपकी बीमारी वहीं दब जाएगी और अंदर ही अंदर बढ़ती चली जाएगी। बाय द टाइम आप मेरे पास आओगे या अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम बढ़ चुकी होगी। शरीर में ठंडा गरम लगना, दांतों में ठंडा गरम लगना एक तरीका है दांत का ये बताने के लिए कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर खाल पे हवा लगती है, खाल पे कुछ जलन महसूस होती है, तो खाल बताती है ना दिक्कत है, पेट में दर्द होता है, पेट कैसे बताएगा कि मुझे दिक्कत है? उसमें दर्द होगा। तो दांतों में बताने का तरीका क्या है? सबसे पहला है दांतों में भारीपन लगना, भारीपन लगेगा क्योंकि चबाया नहीं जा रहा, दांत से दांत नहीं मिलाया जा रहा। ठंडा गरम लगना, वजन का महसूस होना, ये सब दांत के तरीके हैं बताने के लिए कि मेरे पास कुछ दिक्कत हो रही है। और दांत में दर्द बिल्कुल आखिरी का स्टेप है, झंझनाहट जिसको बोलते हो आप, वो बिल्कुल आखिरी का स्टेप है, वहां तक तो कांड हो चुका। तो ये जितने भी दवा वाले पेस्ट हैं, ये आपको नहीं करने हैं। सिंपल पेस्ट यूज करने हैं, हर्बल पेस्ट यूज करने हैं। अगर आप पेस्ट उठाएंगे तो उसकी क्रिप के पीछे अलग अलग निशान लगे हुए होते हैं, नीला लगा हुआ होता है, हरा लगा हुआ होता है, काला लगा हुआ होता है, लाल लगा हुआ होता है। आपको हरा वाला कोई भी पेस्ट आप यूज कर सकते हैं जो कि मुंह में अच्छा खासा झाग बना दे, और हर 3 से 4 महीने पे अपना टूथपेस्ट बदल दें। ना तो आपका ब्रश चलेगा लंबा, ना चलेगा आपका टूथपेस्ट। टूथपेस्ट बदला जाएगा हर 3 से 4 महीने पे, टूथब्रश बदला जाएगा हर 6 महीने पे, या जब भी आपको साइन दिख जाए कि जो टूथब्रश है वो झाड़ू हो गया। माने ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो स्ट्रेट होने चाहिए, लेकिन ब्रश अगर ऐसे हो गया है तो वो साफ क्या करेगा? वो साफ तो कुछ करेगा ही नहीं। तो बच्चों में बहुत हैबिट होती है ये कि इसको चबाना, तो ये नहीं करना है। और बच्चा अगर अगर आपको दिख रहा है कि वो जो टूथब्रश है वो फ्लावर हो गया है, उसे बदल दीजिए। ठीक है? कैसा ब्रश लेना है ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर हो सके तो प्लास्टिक वाला ब्रश मत लीजिए क्योंकि वो पॉल्यूशन करता है। वुड के बने हुए ब्रशेज़ भी आते हैं पर वो मुलायम होने चाहिए। मुलायम कितने होने चाहिए कि आप अंगूठा रखें और अंगूठा मुड़ जाए। ऐसे रखें, ऐसे मुड़ जाए। प्रेशर कितना लगाना है कि नाखून की जो लालिमा है, आपका जो नाखून है, अपने-अपने 7 नाखूनों पे करके देखिए कि आप इसको प्रेस करें और ये सफेद हो जाए। सिर्फ इतना प्रेशर लगाना है। ताकत नहीं लगानी पूरी ब्रश करने के लिए। ठीक है? तो डेंटल केरीज में ओरल प्रोफाइलैक्सिस से रिलेटेड ये तो मैंने आपको सिम्पटम सारे समझा दिए कि क्या-क्या कर सकते हैं। इसके अलावा एक अगर आप परमानेंट लेवल पे सॉल्यूशन चाहते हैं तो पिट एंड फिशर सीलेंट करके एक कंपाउंड होता है जो डेंटल क्लिनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दाँत में जितने भी खाँचे होते हैं, उनको हल्का-हल्का छील करके वहाँ पर एक दवा लगा दी जाती है जिसको कि फिर लॉक कर दिया जाता है। तो बैक्टीरिया उसमें जाके छिप नहीं पाता और वहाँ पे फिर वो दाँत को गलाने की जो संभावना होती है, वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है? बिल्डअप ऑन ऑफ प्लाक ऑन गम्स मतलब हमेशा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बैक्टीरिया आके वहाँ रहना शुरू कर देता है, तो उसको बचने के लिए प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक और डेंटल एजुकेशन ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। माउथ ब्रीथिंग के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। अच्छा हाँ, घर पे कैसे पता लगे कि भैया मेरा बच्चा माउथ ब्रीदर है या नहीं? तो एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है। मुँह में बच्चे को बोलो पानी भरे और पानी भर के गिनती से 3 से 4 मिनट का टाइमर लगाओ। अगर बच्चा मुँह में पानी रख पा रहा है, पूरा पानी रख पा रहा है, तो इसका मतलब वो इस दौरान नाक से साँस ले रहा है। तो इसका मतलब बच्चा ठीक है। आइडियली तो 5 मिनट होता है, पर अगर 3 से 4 मिनट भी अगर वो कर लेता है, तो दैट मीन्स उसकी माउथ ब्रीथिंग टेंडेंसी बहुत कम है। लेकिन अगर पानी भरते ही उसको घुटन महसूस हो रही है, मतलब मैं इधर-उधर देख रहा है, बेचैन हो रहा है, तो इसका मतलब वो माउथ ब्रीथर की तरफ जा रहा है और वहाँ पे हमें करेक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है? कुछ ऐसी अप्लायंसेस भी होती हैं जो क्लिनिक्स में बनती हैं जिससे कि इस कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि ओरल स्क्रीन्स हो गए, क्रिब्स हो गई, स्प्लिंट्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर वो क्लिनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। अगर कोई दूध का दाँत आपका रह गया है, नहीं गिर रहा है और पक्का दाँत आना शुरू हो गया है, तो घबराएँ नहीं, डेंटिस्ट के पास जाके एक एक्स-रे करवा लीजिए और एक्स-रे करवाने के बाद उसमें जड़ कितनी बची है, साफ-साफ दिख जाएगा। अगर पक्का दाँत आना शुरू हो गया है, तो फिर उस दूध के दाँत को निकाल दिया जाएगा और पक्का दाँत उसकी जगह ले लेगा। अगर मान लीजिए दूध का दाँत गिर गया है और पक्का दाँत अभी तक आया ही नहीं और आपको घबराहट हो रही है कि भैया दाँत ही नहीं आ रहा, तो अगेन एक एक्स-रे करा लीजिए, चाहे वो छोटा एक्स-रे करा लीजिए या मुँह का बड़ा एक्स-रे होता है जिसको कि हम ओपीजी कहते हैं। पूरे मुँह का एक्स-रे होता है, उसमें नीचे और ऊपर दोनों के जबड़े आ जाते हैं, ऑर्थो पेंटामोग्राम। उसको करा लीजिए और उसमें भी आपको दिख जाएगा कि पक्का दाँत कहाँ पर है और दूध का दाँत कहाँ पर है। ठीक है? ये कुछ ऐसी अप्लायंसेज़ होती हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने नहीं देखी होंगी, पहली बार देख रहे होंगे। ये सब अप्लायंसेज़ किसी न किसी पर्पज़ के लिए दी हुई हैं। टेढ़े-मेढ़े दाँतों को लेके हम लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है कि दाँत पे दाँत चढ़ रहा है तो लकी है या दाँतों के बीच में गैप है तो लकी है। तो भैया मैंने अभी समझाया आप लोगों को कि आपका माउथ जो है, वो एक सिंपल माउथ ना होके एक ऑर्गन है
और जैसे कि 5 उँगलियाँ होती हैं, जैसे कि पैर होते हैं, जैसे कि पेट होता है, जैसे कि फेफड़े होते हैं, ऐसे ही इसका भी अपनी सिमेट्री में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सही नहीं होगा, तो शरीर आपका कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। दाँतों में गैप का होना भी अच्छी बात नहीं है, दाँत पे दाँत का चढ़ा होना भी अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि जब दाँतों का अलाइनमेंट नहीं होगा, तो लॉक इन की मैकेनिज़्म कैसे चलेगा? ऊपर के दाँत नीचे के दाँत के खाँचे में आके फिट होते हैं, तब जाके खाना फटता है। जब वो आपस में टक्कर ही नहीं मार रहे, तो वो खाना क्या पचा रहे हैं? कुछ भी नहीं पचा पा रहे और टेढ़े जो दाँत हो जाएँगे, वो बहुत जल्दी गिर जाएँगे। इसके अलावा तालू का बराबर ना हो पाना, दाँत पे दाँत चढ़े होने की वजह से ठीक से अक्षरों का ना बोल पाना, अभी तुतलाना, हकलाना मैंने पहले ही बताया था, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के दाँत टेढ़े-मेढ़े आ रहे हैं, रोटेटेड आ रहे हैं, कई बच्चों में तो दाँत घूम जाते हैं, तो उसको सीधे करवाइए, उसको वहाँ नहीं छोड़िए, क्योंकि वो उसके आगे आने वाली समस्याओं को जन्म देगा। शुरुआत ही हमने इससे करी थी कि हमारा जो चेहरा है, वो 3 बराबर हिस्सों में बना हुआ है। तो अगर कभी भी इस हिस्से में दिक्कत आएगी, तो इसको कॉम्पेंसेट यहाँ पे किया जाएगा और इसको कॉम्पेंसेट यहाँ पे किया जाएगा। तो ओवरऑल जो माउथ की हमारी शेप है, वो पूरी चेंज हो जाएगी, अगर सिर्फ़ हमारे दाँत ही चले गए तो। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कुछ मिथ वर्सेस फैक्ट्स की। पहली बात तो ये जैसे दूध के दाँत ज़रूरी नहीं है, कोई बात होती है ना तो घर में सब लोग बोलते हैं, "अरे! ये तो गिरने वाले दाँत हैं, इसमें क्या पैसा लगा रहा है? ये तो ब अभी कुछ दिन में गिर जाएँगे।" नहीं, दूध के दाँत बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि दूध के दाँत आपका फाउंडेशन है। हमने क्या बोला छोटे जबड़े के लिए छोटे दाँत, बड़े जबड़े के लिए बड़े दाँत। लेकिन कौन-सा दाँत कहाँ आना है, ये तो पहले वाला ही करे बताएगा ना। आप बस में गए हैं, जाके बैठ रहे हैं, तो जब कोई उठेगा तभी तो आप बैठोगे। ऐसे थोड़ी कि जाके उसके ऊपर बैठ जाओगे आप। तो दूध का दाँत अगर किसी वजह से पहले गिर जाएगा या उसकी अगर हमने ट्रीटमेंट छोड़ दिया तो पक्का दाँत बराबर नहीं आता है और वो उस साइड का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर्ली नहीं होता है, ठीक है? लिस्पिंग, तुतलाना, हकलाना, झूठा पानी पीने से हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। अभी हमने बताया कि टंग टाई का जो इश्यू होता है, उसकी वजह से तुतलाना, हकलाना जैसी प्रॉब्लम आती है और उसके बाद एक बार अगर ये प्रॉपर्ली बैठ गई, तो फिर उनको निकाल पाना मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट साथ में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चों में हीन भावना की ग्रसित होने की संभावना बहुत हो जाती है। हम लोग बच्चों की साइकोलॉजी को इतना अच्छे से समझते नहीं है, जबकि बच्चों की साइकोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है। छोटे बच्चे मुस्कुराना बंद कर देते हैं, अगर उनके सामने के दाँतों में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की शुरुआत यहीं से हुई, क्योंकि उसने मुस्कुराना ही बंद कर दिया। तो वो औरों से अपने आप को कम समझने लगा है और ऐसी स्थिति में जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा, यही कॉम्प्लेक्स बिल्ड होता चला जाएगा। बच्चों में तुतलाने की अगर हैबिट हो गई तो असेंबली में उसको बोलने नहीं देते या उसको कहीं आगे मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे क्योंकि ऐसी कंडीशन में अब बच्चे को ये हो जाएगा फीलिंग कि वो वाले मेरे जो दोस्त हैं वो मुझसे बेटर है, मुझ में कुछ खोट है, मुझ में कुछ कमी है और उस चीज़ को लेके वो उसको अंदर पालना शुरू कर देते हैं और बाद में जाके ये परेशानियाँ डेवलप होती हैं। तो साइकोलॉजिकली जो है बच्चों बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर कोई भी छोटी-सी प्रॉब्लम रह जाती है तो वो उनके अंदर बहुत अंदर तक घर कर जाती है। जब मैं बच्चों के दाँत बनाता हूँ ना, छोटे-छोटे दाँत जब और वो खराब लेके आते हैं और जब मैं बनाना शुरू करता हूँ, उनकी स्माइल कमाल की होती है देखने की। कुर्सी पे कूदने लगेंगे, ऊपर-नीचे जाने लगेंगे, कुछ एक चेयर पे उठेंगे, उतरेंगे, इतना फ़र्क आ जाता है। खाना-पीना खाना शुरू कर देते हैं, मार्केट में चॉकलेट की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। एकदम से बच्चों में वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि आई लुक गुड, यू नो, लाइक दैट। और जैसा मैं अभी हमने बताया था कि मेडिसिन से सब डेंटल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से दवाओं से कुछ हद तक रोकथाम की जा सकती है, लेकिन निवारण नहीं किया जा सकता। क्योंकि दवा का जो काम है वो सपोर्ट करने का है, ट्रीट करने का नहीं। आप जब तक दवा खाएँगे, तब तक दवा का असर रहेगा, लेकिन जब दवा का असर खत्म हो जाएगा, पुनः प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जो कॉज़ेटिव एजेंट है, जो जड़ है वो अभी तक एड्रेस नहीं हुई है। तो कई पेशेंट जो डरते हैं डेंटिस्ट के यहाँ जाने से, सभी लोग डरते हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ खाते रहते हैं। अब इससे होगा क्या? लंबे समय तक अगर आप दवाइयाँ खाएँगे बिना ट्रीटमेंट कराए, तो आपका पेट अपसेट हो जाएगा, पेट में जलन हो जाएगी, म्यूकोज़ा इरोड हो जाएगी, आप पेट के मरीज़ बन जाएँगे और ये जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, इनका मेटाबॉलिज़्म माने एक्सक्रीशन, हम जो भी खाएँगे उसका एक्सक्रीशन होना है ना, शरीर से बाहर निकालना है। तो जो भी दवा आप खाते हैं, वो किडनी और लिवर उसको फ़िल्टर करते हैं। तो जितनी दवा आप खाते चले जाएँगे, उतना लोड आप किडनी और लिवर पे डाल रहे हैं। लंबे समय तक खाएँगे तो क्या होगा? हेपेटाइटिस हो सकता है, किडनी में दिक्कत आ सकती है। तो दवाओं का खाना जितना ज़रूरी है, उतना ही खाना है। किसी भी चीज़ को लंबे समय तक नहीं करना है। अगर इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो आज ही इंटरवेंशन कराएँ, कल जाने के बजाय। ठीक है? गैप दाँत के बीच में लकी होते हैं, दाँत पे दाँत चढ़ने से पैसे वाले बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आदमी अपनी मेहनत से पैसे वाला बनता है, आदमी अपने संस्कारों से चरित्रवान बनता है और समाज में इज़्ज़त पाता है। ये सब चीज़ें कहने की हैं, लेकिन जो डेंटल इश्यूज़ हैं, माउथ का जो ऑर्गन है, जो दाँतों की संरचना की बनावट है,
वो आपको ठीक करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो दाँतों का हर केस में क्या होता है, जेनेटिकली ड्रिवन होता है। जबड़े का साइज़ हो सकता है माँ से आए, दाँत का साइज़ हो सकता है पिता से आए। तो जबड़ा माँ का छोटा है, दाँत का साइज़ बड़ा है, तो क्या होगा, वो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर जबड़े का साइज़ पिता से आया, दाँत का साइज़ माता से आया, तो क्या हो गया, बड़ा जबड़ा हो गया, दाँत छोटे हो गए तो स्पेसिंग हो जाएगी। तो इसमें ये सारी चीज़ें सोचने की क्या ज़रूरत है? और आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ब्रेसेस हैं, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस हैं, अलाइनर्स हैं, एक्स्ट्रा ओरल कप्स हैं, वो अपने आप में बहुत एडवांस डेंटिस्ट्री है आज की डेट में, जो कि अगर हम टाइमली रिपोर्ट कर दें, तो शुरुआत में ही चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। तो पूरी डिस्कशन का लबो-लुबाब क्या है, संक्षेप में क्या है, कि जो दाँतों के बारे में हमारी जानकारी है, वो अवेयरनेस ना होने की वजह से हमें बहुत कम है, और क्योंकि हमें उसकी डेप्थ और उसके इम्प्लीकेशंस का पता नहीं है कि दाँत ना होने की वजह से जीभ का साइज़ बड़ा हो जाता है, वो बड़ी हुई जीभ फिर गले में जाके फँसती है तो खर्राटे आते हैं, तो ये कौन बताएगा हमें? ये तो कोई नहीं बताता हमें कि दाँत निकलवा देंगे तो मैक्रोग्लॉसिया हो जाएगा, फिर बड़ी हुई जीभ तो सेटअप नहीं हो पाएगी, तो पीछे जाके दबाएगी तो स्लीप एपनिया हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बन जाएगा। तो इन सब इन्फॉर्मेशन के अभाव में हम इस ब्रांच को बहुत सीरियसली नहीं लेते, और हम सोचते हैं डेंटिस्ट के पास जाने से क्या होगा, सिर्फ रूट कैनाल, कैपिंग और फिलिंग का ही तो काम है, ऐसा नहीं है। पूरा तंत्र है, और मायोफंक्शनल डिसऑर्डर, टीएमजे डिसफंक्शंस की तो मैंने बात ही नहीं करी, वो तो इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो मरीज़ मुँह ही नहीं खोल पाता। तो इसीलिए कहीं भी कोई भी समस्या हो, उसके बारे में पहले पता करिए, और अगर समय से पूरी इन्फॉर्मेशन आप रखेंगे, तो अपनी प्रॉब्लम्स को टाइमली मैनेज कर लेंगे, घर पे मैनेज कर लेंगे, और ना केवल खर्चा बचेगा आपका, क्योंकि डेंटल प्रोसीजर थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता ही है, तो जितना जल्दी पकड़ेंगे उतना कम में आपका काम हो जाएगा, और ये जो पेन और जो लंबी-लंबी सिटिंग्स होती हैं, इनसे आप अपने आप को बच पाएँगे, और फिर अपनी मुस्कुराहट को बरकरार कर पाएँगे, क्योंकि समाज में जो स्माइलिंग पीपल होते हैं, जो जिनकी अट्रैक्टिव स्माइल होती है, उनको कुछ हमारा समाज इस प्रकार से है कि ज़्यादा रिवॉर्ड करता है। फ़िल्म एक्ट्रेसेस को देख लीजिए, एक्टर्स को देख लीजिए, दे आर ऑल गोइंग फॉर स्माइल मेकओवर्स, क्योंकि स्माइल मेकओवर करने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बन जाती है। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल द फंक्शंस व्हिच वी डिस्कस्ड अबव, चाहे वो चबाने का हो, बोलने का हो, खाने-पीने का हो, कमर्शियली भी, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी स्माइल का जो ऑर्नामेंट है, ये होना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ आज का सेशन आपके लिए अच्छा लगा होगा, और अब हम क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में चर्चा कर सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने ओरल हाइजीन के बारे में हमें और हमारे बच्चों को समझाया। अब हमारी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी होगी और हम बेहतर मुस्कुराएँगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर सच इन्फॉर्मेशन। जी। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि जिन भी लोगों को कोई भी क्वेश्चन्स है, कोई डाउट है, सर से जानना चाहते हैं, वो अपना हैंड रेज़ करें सो दैट मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन एक्सेस दे सकूँ और वो सर से इज़िली अपने क्वेश्चन्स पूछ सकें। हाँ जी, मोनिका गर्ग मैम प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, हाँ जी, मोनिका जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अब मैं पूछना चाह रही थी कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे सुबह उठते हैं, तो उनके मुँह से एक बैड ऑडियो आ रही हो रही होती है, तो उसको कैसे प्रिवेंट करें? कैसे उसको वो कर सकते हैं, क्योर कर हाँ। सकते हैं? देखिए, जो बैड ओडर की आपने बात करी, वो आप वहीं पे पहुँच जाएँगे जहाँ पे ओरल प्रोफाइलैक्सिस की बात आई। 2 चीज़ें आपको देखनी होंगी इस कंडीशन में, कि एक तो बच्चे ऐसी कंडीशन में रात में ब्रशिंग करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्रशिंग उनको करानी है अपने सामने। सुपरवाइज़ ब्रशिंग होनी चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि जाओ ब्रशिंग कर कर आओ। आप ये बोलिए मेरे सामने ब्रशिंग करो और मुझे चेक कराओ। तो उसमें क्या होगा कि आप खुद अपने सामने सुपरवाइज़ कर पाएँगे कि बच्चा एक्चुअली में ब्रशिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा कि 80% कारण जो मुँह से बैड ब्रेथ का होता है, वो मुँह ही होता है। तो बहुत हद तक संभावना ये है कि बच्चे ब्रशिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं और टंग क्लीनर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको ये भी देखना होगा कि क्या बच्चा मुँह खोल के सो रहा है या नहीं सो रहा है। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि वो मुँह खोल के सो रहा है या नहीं सो रहा है, तो उसके बच्चे के आस-पास का तकिया या बेड वगैरह कुछ चेक कर लीजिए। अगर वो गीला मिलता है आपको, तो बहुत संभावना है कि बच्चा मुँह खोल के भी सोता है, तो उस कंडीशन में फिर उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मुँह खोल के सोता है बच्चा अगर, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मुँह खोल के बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। मुँह खोल के सोने के अच्छा। बहुत सारे डिसएडवांटेजेज़ हैं, जिसको कि अभी इस लेक्चर में कवर कर पाना संभव नहीं है। बट हुँ, कोशिश ये हुँ। करिए कि बच्चे को नेज़ल ब्रीथिंग की हैबिट्स डालिए, ताकि वो नाक से साँस लेने की हैबिट पे ध्यान दे, और उसको धीरे-धीरे करके ओके। माउथ ब्रीथिंग से जो है नेज़ल ब्रीथिंग की तरफ शिफ्ट करें। मैंने इसका टेस्ट आपको बता दिया है कि पानी मुँह में भर के 5 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चा माउथ ब्रीथर है या नहीं। तो गुड इवनिंग सर।
गुड सर इवनिंग मैं ये आपको। जानना चाह रहा था, जैसे होता क्या है कि बच्चे के जैसे दूध के दांत टूटे नहीं है सर अभी तक, शी इज 8 इयर्स ओल्ड, तो वो कह रहा है कि दांत टूटे नहीं है और उसके पीछे कुछ कुछ दांत के पीछे एक आधा भी दांत ना और आना शुरू हो गया, पीछे से स्टार्ट हो गया है, तो उसको मतलब कैसे अब इसको आगे हम प्रोसीड करें कि क्योंकि वो सीधे तो दांत आएंगे नहीं, वो टेढ़े आएंगे, वो क्या दांत निकलवाना चाहिए या हमें आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए उस चीज के लिए? ऐसी कंडीशन को रिटेन डेसिडुअस टूथ कहते हैं। मैंने पहले भी कवर करा है इसको, कि जब पक्के दांत आना शुरू हो जाते हैं तो दूध के दांतों की फिर जरूरत नहीं होती है, और जी। दूध के दांत वहां पे फिर जो है ना अड़ेंगे ज्यादा, क्योंकि अब वो जगह पक्के दांत को चाहिए और दूध का दांत अपनी जगह नहीं दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उन दूध के दांतों को निकाल देना चाहिए। तो निकलवाना ही सर उसका सॉल्यूशन है? जी हाँ, जी हाँ, पर एक एक्सरे कराइए, एक अच्छा। पूरा बड़ा ओपीजी एक्सरे कराइए, उसमें सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, उसके बाद इस डिसीजन पे पहुंचा जाएगा। जी जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, वीवो T35 जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये मुझे कंफर्म करना था कि जैसे ऊपर नीचे दोनों तरफ ना दांतों के बीच में गैप है, तो वो कम हो सकता है क्या? देखिए, दांतों में गैप कई कारणों की वजह से हो सकता है। अगर बच्चे की बात हो रही है तो 7 से 9 साल के बीच में अगर गैप है तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई परेशान होने नो वाली। नो नो नो, ही इज एडल्ट पर्सन। हाँ, तो अगर एडल्ट पर्सन की अगर आप बात कर रही हैं और दांतों में गैप आ रहा है तो इसके कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से गैप बनते हैं, जिसमें कि पेरियोडोंटल डिजीज या पाइरिया का भी बहुत हद तक रोल होता है। क्योंकि जब आपके दांत होते हैं और उनकी जब सपोर्टिंग हड्डी होती है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे दांत हैं और ये मेरी हड्डी का लेवल है, लेकिन पाइरिया की वजह से ये हड्डी अगर धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी तो ये दांत बाहर की तरफ फ्लेयर कर जाएंगे। तो जो दांत ऐसे होते हैं वो हड्डी जाने की वजह वजह से ऐसे धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर उनको वापस लाना पड़ेगा, जिसके लिए या तो फिर पेरियोडोंटल सर्जरी करनी पड़ेगी या फिर ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। बहुत लोग ये कहते हैं कि भैया कोई बात नहीं, पेरियोडोंटल सर्जरी या ब्रेसेस को तो हमारा गोली, हम तो क्राउन लगा देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दांत का इंक्लिनेशन चेंज हो जाता है और दांत का एंगल बदलने से दांत को फिर लंबे समय में दिक्कत होगी। और जो इन्फेक्शन अंदर बना हुआ है, अगर उसको ट्रीट करे बगैर आपने उसके ऊपर कैपिंग दे दी तो दांत जल्दी खराब हो जाएंगे और वो फिर दांत बाद में निकालने पड़ेंगे। तो ये केस टू केस वेरी करता है। कई जगहों पे तो विनियर के माध्यम से भी कैप सर्जरी लगाया जा सकता है। जरूरी है क्या? हाँ जी। सर्जरी जरूरी है? सर्जरी? ये एक संभावना है। बेसिकली कई कारण होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि उन कारणों में से कौन-सा कारण है जिसकी वजह से इनकी गैपिंग आ रही है, और उस गैपिंग के लिए इनके लिए श्रेष्ठ क्या होगा, उसके ऑप्शंस मैंने आपको बताए। ओके। अच्छा सर, सेकंड थिंग ये था कि जो बच्चों का आप टीचर बता रहे थे वो बीपीए फ्री है और फ्री है? बीपीए फ्री। बीपीए एफ केमिकल होता फ्री। है, बीपीए ओके केमिकल होता है जो कि कार्सिनोजन होता है, तो वो प्लास्टिक में डलता था। तो जब रिसर्च में ये ओके। सामने आया कि इस केमिकल से कैंसर होता है, तो जो चीज़ मुँह में डालता है बच्चा, क्योंकि टीथर तो बच्चे मुँह में डालते हैं, तो मुँह में डालने यस वाली सर। सभी चीज़ों को बीपीए फ्री करा गया। तो वो वाला अच्छा फ्री, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो अब क्वेरीज हमारी कवर हो गई हैं। सो वी थैंक सर फॉर सच अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आपने हमें अवेयरनेस दिया रिगार्डिंग आवर ओरल हाइजीन। प्लेज़र इज़ ऑल माइन।